हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन रूफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को छायावाद क्या होता है, छायावाद कब से कब तक है और छायावाद की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये सभी मैंने जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाई थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छायावाद में कुल कितने कवि हैं और छायावाद में इन महत्वपूर्ण कवियों से संबंधित इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं एवं इनसे महत्वपूर्ण संबंधित कुछ फैक्ट आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में उपलब्ध करवाने जा रही हूं। विद्यार्थियों, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आप लोगों को हिंदी की काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं दे पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत दिनों से मैं बीमार चल रही थी, तो अब मुझे जब बेटर फील हुआ है तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर सामने उपस्थित हुई हूँ। तो विद्यार्थियों, देर ना करते वीडियो की ओर शुरू कर लेते हैं। आप अपनी तैयारी को बड़े ही मन से कीजिए, बड़े अच्छे ढंग से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिसंबर या जनवरी में कभी भी हो सकता है नवोदय का, या एग्ज़ाम कभी भी हो, तैयारी तो हमें पहले से ही रखनी होगी। आप धीरे धीरे अपनी तैयारी को करते रहिए, बिल्कुल भी ढीले मत पड़िए अपनी तैयारी के दौरान में। चलिए, छायावाद कवि। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आते हैं। और वृत्तरी में, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, उनमें कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लघुत्रय में हमने महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा जी को रखा हुआ है। ये कुछ फैक्ट जो है आपके उत्तर प्रदेश के यूपी पीजीटी एंड टीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट है। केवी इस तरीके के फैक्ट बहुत कम पूछता है। केवी जो पूछता है वो इनसे संबंधित रचनाएं पूछता है। तो सबसे पहले आज हम जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। देवी प्रसाद और मुन्नी देवी इनके माता पिता का नाम है। इनके गुरु मोहिनी लाल थे और इनका बचपन का जो नाम है वो झारखंडी और कलाधर। कलाधर जो है कई बार पूछा हुआ है कि किसका नाम था। तो जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखी है उर्वशी 1909 में। वन मिलन, ये विद्यार्थियों इस तरीके से तो याद नहीं होंगी, आप इनका कुछ न कुछ एक शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। जैसे उर्वशी जो है वन में मिलने के लिए गई, उसके बाद जो है वहाँ पर उन्होंने प्रेम किया, प्रेम से ही उनके अयोध्या के उद्धार हुआ। फिर वो जो है उद्धार होने के बाद एक बार फिर से शोक में चली गई 1910 में। फिर वहाँ से उन्होंने वब्रू वाहन को पकड़ा और कानन कुसुम तक होते हुए वह फिर से कहाँ पर आ गई? प्रेम के रास्ते पर ही आ गई। प्रेम के रास्ते पर आने के बाद उन्होंने महाराणा के महत्व को जाना। फिर चित्राधार से मिली, चित्राधार के बाद वो घूमने के लिए झरना पे गई। झरना पर जाकर कुछ बातें करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू वो जो है किसके रूप में बह गए? एक लहरों के रूप में बह गए। और लहरों का संक्षिप्त फाइनल जो रूप हुआ वो किसका हुआ? कामायनी का हुआ 1935 में। फिर भी एक बार आप इनको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। जैसे कौन कौन सी रचनाएं हैं? 1909 में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोको उच्छ्वास, वब्रू वाहन, कानन कुसुम कई बार पूछी हुई है। प्रेम पथिक भी 1914 में। प्रेम पथिक और भी कई साहित्यकारों ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, इनकी झरना का जो है केवीएस 2018 में ईयर पूछा गया था 1918 ईस्वी में। आंसू जो है 1925 में लिखी गई है। लहर 1933 में और कामायनी 1935 में। कामायनी का ईयर कई बार विद्यार्थियों पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ये इनसे संबंधित फैक्ट है, आप ये लोग याद कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकार रचना उर्वशी है, जो जिसके लिए इनको क्या मिला है? वो मिला है इनको पुस्तक उपहार भी मिला है, इनको इसके संबंधित अवार्ड भी मिला है। और ये उर्वशी क्या है? एक चंपू काव्य है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम है। और कानन कुसुम कब लिखा गया है? 1913 ईस्वी में लिखा गया। ये महत्वपूर्ण, आप इनकी कुछ बातें याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया। अब आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है, तो कौन सी है? ये झरना है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला प्रयोग जयशंकर प्रसाद जी ने ही किया था। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों की विरह प्रधान स्मृति काव्य है, इसलिए इसको हिंदी का क्या भी बोला गया है? हिंदी का मेघदूत भी बोला गया। ये याद रखिएगा। आंसू में कितने छंद हैं? टोटल 133 छंद हैं।
ये ध्यान रखिएगा। और विरह प्रधान स्मृति काव्य है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं हैं। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में सन 1914 में अनुवाद भी किया था। जयशंकर जी की कृत कामायनी महाकाव्य का संक्षिप्त हम वर्णन देख लेते हैं। कामायनी से संबंधित क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अंगिरस कौन सा? इसमें शांत और निर्वेद रस का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें दर्शन कौन सा प्रयोग हुआ है? समरसतावाद और आनंदवाद का दर्शन इसमें प्रयोग किया गया है। मुख्य पात्र कौन है इसमें? मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है और कुमार है। मुख्य छंद इसमें कौन सा है? तो तांटक इसमें एक छंद का प्रयोग किया गया है। कामायनी के हम सर्ग देख लेते हैं। कई बार ये विद्यार्थियों सर्ग का जो है क्रम भी पूछा गया है। नेट के एग्जाम में ये क्रम भी कामायनी के सर्गों का पूछा गया है। तो सबसे पहला सर्ग कौन सा है? चिंता है, फिर आशा है। चिंता के बाद एक आशा होती है, आशा के बाद एक श्रद्धा आती है, श्रद्धा के बाद व्यक्ति काम करता है, काम के बाद वो वासना में खो जाता है, फिर उसको लज्जा आती है, फिर से वह कर्म करना शुरू करता है और फिर एक दूसरे को देख के ईर्ष्या भी करता है, फिर ईड़ा आता है, उसको कुछ स्वप्न दिखाता है, संघर्ष करता है, फिर निर्वेद होता है, दर्शन होता है, रहस्य और अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद है। ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे मन जो है, मनु किसका प्रतीक है? यहाँ पे मन का प्रतीक है। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। और कुमार किसका प्रतीक है? मानव का प्रतीक है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर तो कोई प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ना नवोदय में जाएगा, ना केवी में जाएगा, ना यूपी के टीजीटी एग्जाम में जाएगा। आप कोई भी यदि हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो लगभग आपके जयशंकर प्रसाद के प्रश्न यहाँ से कवर हो गए हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे 1899 ईस्वी में। 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान कहाँ है? महिषादल मेदिनीपुर है, इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम राम साई त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी और पुत्री इनकी सरोज। सरोज पर जो इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। निराला की कुछ कविताएं देख लेते हैं, कुछ रचनाएं देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा। कुकुरमुता जो है ग्रेजुएशन में लगी हुई कविता भी है। बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्यकली। निराला के काव्यसार में प्रथम व अंतिम देख लेते हैं। अनामिका इनका प्रथम संग्रह है और सांध्यकली इनका अंतिम संग्रह है। जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि इनकी प्रथम कविता है। अंतिम कविता इनकी है पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, इनकी दोनों ही चीजें ये पूछी गई हैं। निरालाकृत अनामिका और परिमल में संकलित कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं। देखेंगे अनामिका में कौन कौन सी है। स्रोत स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर और सच। ये सब किस में है? अनामिका के द्वितीय संस्करण में है। परिमल में कौन कौन सी है? अधिवास है, जूही की कली है, बादल राग है, विधवा है, भिक्षुक है। भिक्षुक कई बार पूछिए, लगी भी हुई है 12th के सिलेबस में भिक्षुक। संध्या सुंदरी है और पंचवटी प्रसंग है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा कि अनामिका में कौन सी आई है। स्रोत स्मृति ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी लगी है, तोड़ती पत्थर भी 12th वाले सिलेबस में लगी हुई है। राम की शक्ति पूजा पूरी की पूरी 12th में एनसीईआरटी में दी गई है। तो ये सब किस संस्करण से हैं? अनामिका के संस्करण से हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। कुछ आलोचक मुक्त छंद जो रबर या केचुआ छंद भी इसको कहते हैं। निराला ने कवित्त को हिंदी का जातीय छंद भी कहा है। कवित्त को इन्होंने क्या कहा है? जातीय छंद भी कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला कृत स्रोत स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा को याद रख लेना, RKSP, राम की शक्ति पूजा। महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला कृतवास रामायण है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। याद रखेंगे, ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। निराला अकुंठ एक एवं वयस्क श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है।
नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये निराला जी से संबंधित महत्वपूर्ण थे। अगले हम चतुष्टय पढ़ रहे हैं ना, तो चतुष्टय में कौन है? सुमित्रानंदन पंत है अगले कवि। तो देख लेते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा। सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म है 1900 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1977 में। ये कहाँ के थे? कौशानी अल्मोड़ा के, उत्तराखंड के थे। इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई है। और गुसाई दत्त इनके बचपन का नाम है। इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। देख लेते हैं आगे। छायावादी, इन्होंने अनेक विचारधाराओं से प्रभावित होकर अपने काव्य संग्रह किए हैं। छायावाद से संबंधित इनके कौन से चरण हैं देखेंगे? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ये सारी छायावाद का प्रभाव इन रचनाओं पर देखा गया है। प्रगतिवादी में देखेंगे युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये तीनों रचनाएं जो हैं प्रगतिवादी। अंतश्चेतनावादी स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, युगपथ। नव मानवतावादी में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अंतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। कला और बूढ़ा चांद को भी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये रचनाएं किस में आएंगी? इनकी नव मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत आ जाएंगी। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास है। और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा। ये याद रखने वाला फैक्ट है विद्यार्थियों। मैं थोड़ा सा स्पीड में विद्यार्थियों इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एक तो क्रैश कोर्स है, दूसरा क्या है कि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा मैं लंबी करना नहीं चाहती। महत्वपूर्ण केवल आपको जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप इन पॉइंट्स को अपना एक नोट्स बनाइए, नोट कीजिए और बार बार इनको रिवीजन कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो बुक है उसमें ये सारे फैक्ट ना दिए गए हों। तो इसलिए इस चीज़ का आप भरपूर लाभ लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और इस बार सिलेक्शन के लिए अपने माइंड को पहले से तैयार कर लीजिए कि इस बार मुझे आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आपकी तैयारी में मैं आपके साथ हूँ, बस आप अपना एक योगदान दिया करें कि वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। सुमित्रानंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो किसे बोला गया है? पल्लव को बोला गया है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो सुमित्रानंदन पंत की ये जो है, सुमित्रानंदन पंत को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि इनका नाइन्थ में इनकी अभी वाले 9th में इनकी ग्राम श्री एक कविता है, वो भी मैंने आज ही विद्यार्थियों को पढ़ाई है, ये भी सिलेबस में लगी हुई है। तो इस ग्राम श्री को भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो ग्राम श्री में इन्होंने प्रकृति का काफ़ी वर्णन किया है। इनकी प्रकृति से संबंधित जो है अभी तक इन्होंने नहीं दी हैं रचनाएं, तो इन्होंने कुछ प्रकृति से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में, मृत्यु 1987 में। फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद में इनकी मृत्यु और आधुनिक युग की मीरा की इनको संज्ञा दी गई है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा गया है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। यामा पर इनको पुरस्कार भी मिल चुका है, ये बात याद रखेंगे। महादेवी वर्मा कृत यामा में अनेक उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विद्यार्थियों हमेशा तैयार कीजिए, हर साल के तैयार कीजिए, क्योंकि उनसे एक संबंधित प्रश्न रहता ही रहता है। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद किया गया है। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में भी स्वीकार किया गया। कौन से दर्शन से प्रभावित? बौद्ध धर्म से दर्शन से प्रभावित। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है, ये याद रखेंगे। इनका सबसे प्रिय क्या है? प्रतीक दीपक और बादल है। दीपक और बादल को इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। छायावाद के कुछ अन्य कवि भी हैं, जैसे उदय शंकर भट्ट है, ये इनकी रचनाएं आप देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी भी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी हैं। आप देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आप छायावाद का कवि नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ छायावादी कविताएं लिखी हैं, जैसे रूप राशि, निशीथ, चित्र रेखा, आकाश गंगा,
ठीक है, तो ये आप इनको भी देख लीजिएगा। विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी की यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जीएस की वीडियो नवोदय के फर्स्ट पेपर से रिलेट भी आपको जल्दी ही चैनल पर देखने को मिलेगी। जीएस का वैसे भी मैं कुछ ना कुछ उपलब्ध हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। आप यदि हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आने वाले समय में मैं नवोदय के हिंदी के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को एक सैंपल पेपर दूंगी, आप उसको क्वेश्चन को देख लेंगे। वो लेवल बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर वो क्वेश्चन मैं तैयार कर रही हूँ, किंतु वो पेड होगा विद्यार्थियों, ये मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। और तब तक के लिए आप हमारे जो मैं वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा रही हूँ भाषा से संबंधित, इसको आप जो है तैयार करते रहिए। अगर आप कोई स्पेशल कोई टॉपिक है जिसमें आपको समस्या आ रही है हिंदी से संबंधित, आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को विशेषता आपका तैयार करवा दूंगी। अभी मैंने आपका जो टॉपिक है छायावाद से शुरू किया है, और छायावाद से मैं आगे आगे पूरा आपका आधुनिक गद्य साहित्य तक लेकर जाऊंगी, फिर मैं आगे का हिस्सा आपको उपलब्ध करवा दूंगी। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक आप मेहनत करते रहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।